अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। एक बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। शायरी करने से पहले क्या क्या जान लेना ज़रूरी है। आइए शायरी सीखते हैं सीरीज़ की ये वीडियो यकीनन नौ आमोज़ शुरा के लिए बहुत ख़ास वीडियो होगी, बशर्ते कि वो पूरी वीडियो देखें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप गज़ल कहते हैं, गज़ल लिखने की शुरुआत कर रहे हैं, शायरी की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले है कि उस्ताद शोरा की गज़ल के किसी मिसरे को तज़मीन बनाकर गज़ल कहें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी मखसूस ज़मीन पर गज़ल कहें, एक ऐसी ज़मीन पर जिस पर पहले शोरा कुछ कह चुके हैं। एक ऐसी गज़ल को मुंतखब करें जो आपको पसंद हो, उसी ज़मीन पर आप गज़ल कहें ताकि आपको काफ़िया के लिए परेशानी न हो, काफ़िया ढूंढने में परेशानी न हो। साथ ही साथ अगर आप कहीं उलझते हैं, कोई परेशानी सामने आती है, कोई उलझन सी होती है, तो आप उस गज़ल को देखकर अपनी उलझन को भी दूर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आसान काफ़िया मुंतखब करें। ये बहुत ज़रूरी है कि काफ़िया आसान हो, समझने में भी आसान हो, बोलने में भी आसान हो। तीसरा है कि राइज लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें। जो लफ्ज़ राइज हैं उसका इस्तेमाल करें। आप लुग़त को देख लेते हैं और वहाँ से ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं जो या तो राइज नहीं है या राइज हैं तो बहुत ही कम। नंबर 4 में है एक गज़ल लिखने से पहले कम से कम 20 गज़लों को पढ़ें। ये मैं अक्सर कहता हूँ कि बग़ैर मुताले के शायरी नहीं हो पाएगी। अगर इल्म हासिल करना चाहते हैं तो इसका कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता, आपको मुताला करना ही पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा मुताला करेंगे आपकी शायरी में उतना ही ज़्यादा निखार आएगा। इसलिए आप मुताला करें, इसमें किसी तरह की कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है कि लिखने के बाद कम से कम 3 बार उसे दुरुस्त करें। आप खुद देखें कि आपने जो कुछ लिखा है उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या कमी है। आप उन कमियों से वाकिफ़ हो सकते हैं अगर आप चाहें तो, और अपनी उन कमियों को दूर करें। उसके बाद जो मरहला आता है वो असातिज़ा का आता है कि आप असातिज़ा के दरमियान जाएं, किसी को उस्ताद मुंतखब करें और वहाँ अपने कलाम को दें ताकि उसकी इस्लाह हो सके। अब एक बहुत ख़ास बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जो अक्सर लोग मेरे पास कलाम भेजते हैं, उनमें ये खामियां होती हैं कि वो काफ़िया का तय्युन नहीं कर पाते। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, पूरी तवज्जो के साथ देखेंगे, काफ़िया का तय्युन मतला में ही होता है। अगर मतला के पहले मिसरा में मिला और दूसरे मिसरे में खिला काफ़िया इस्तेमाल कर लिया, यानी एक मिसरा में मिला है और दूसरे मिसरे में खिला काफ़िया है, तो अब शर्त हो गई कि हर मिसरे में लाम और अलिफ आए, क्योंकि हरफ रवी लाम बन गया। फिर से एक बार आप इसे जान लें कि काफ़िया का तय्युन मतलब में ही होता है, मतलब से ही काफ़िया की पहचान होती है। मिसाल आप नीचे देख रहे हैं, मिला और खिला, ये दोनों लफ्ज़ आपके सामने हैं। आप देख रहे हैं कि दोनों लफ्ज़ में ला है। तो अब जब काफ़िया में आपने इन दोनों लफ्ज़ों की तकरार कर ली है, तो फिर आपको अगले किसी भी मिसरे में ला लाना ज़रूरी होगा। अब इसका काफ़िया आप ये सोचेंगे कि मिला और खिला का काफ़िया दुआ नया जुदा हो जाए, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसी तरह हवा और दवा, देख रहे हैं ये दोनों लफ्ज़ हैं आपके सामने, हवा दवा। इसमें जो बारीकी है वो ये है कि वाह दोनों लफ्ज़ में इस्तेमाल हुआ है। तो अब शर्त हो गई, अगर आपने इसे मतलब में इस्तेमाल कर लिया तो ये शर्त हो गई कि अब हर मिसरे में आपको वाह लाना ज़रूरी होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, नीचे देखें, अगर मतलब में ही मिला के बाद जुदा काफ़िया इस्तेमाल कर लें तो फिर आपको इजाज़त है दूसरे कवाफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप मिला के साथ खिला का इस्तेमाल कभी नहीं करें, काफ़िया में कभी एक साथ नहीं करें। मिला के साथ आप इस्तेमाल करें जुदा, दुआ, नया, ये सब जब इस्तेमाल कर लेंगे तब आपको इजाज़त होगी कि उसका हरफ रवी क्या हो गया,
تو حرف روی الف ہے تو الف اب سب میں ضروری ہے، تو یہ تو آسان ہو گیا۔ جان لیں کہ حرف روی کا تعین مطلع میں ہی ہوتا ہے، اس لیے مطلع سب سے زیادہ اہم ہے۔ تو یہ تو آپ نے جان لیا، اور میں نے کہا کہ آپ آسان غزلوں کو سنیں، پڑھیں، اور پھر اسی کے مطابق اسی زمین پر، اسی بحر میں، اسی قافیہ اور ردیف کو لے کر کوئی غزل کہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں، علامہ اقبال کی مشہور غزل ہے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ یہ متقارب مسمن سالم بحر میں ہے، فعول 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 فعول، تیرے عشق فعول، قکی ان فعول، تہا چا فعول، ہتا ہوں فعول۔ تو اب آپ اسے ذہن میں رکھیں اور اسی پر غزل لکھیں، جیسے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، دعا چاہتا ہوں، ندا چاہتا ہوں، صدا چاہتا ہوں، آسرا چاہتا ہوں، خدا چاہتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر کبھی آپ کو کوئی پریشانی ہوگی تو آپ کے سامنے یہ غزل ہوگی، آپ اسے دیکھ کر اپنی غزل کو کچھ حد تک درست کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، خفیف مسدس مخمون محذوف میں ہے، فاعلات مفاعل فاعل، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی۔ یہ ناصر کاظمی کی بہت مشہور غزل میں سے ہے، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ یہ بہت آسان بحر ہے، اگر آپ اس بحر میں لکھنا چاہیں تو بہت آسان ہے۔ یہ دونوں مصرے میں نے اس لیے منتخب کیے ہیں کہ اس میں جو قوافی استعمال ہوں گے وہ نہایت ہی آسان ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، اس میں جو قوافی استعمال ہوں گے کون کون سے ہیں؟ اٹھی، ملی، ہنسی، خوشی، دبی، گئی، ندی وغیرہ۔ کتنا آسان ہے، یہاں پر یہ کو دیکھنا ہے، بس یہ ہے موجود تو وہ اس قافیے میں استعمال ہو جائے گا، یعنی وہ لفظ استعمال ہو جائے گا۔ اور ردیف کیا ہے؟ ردیف ہے ابھی، یعنی خوشی ہے ابھی، دبی ہے ابھی، گئی ہے ابھی، ملی ہے ابھی، ندی ہے ابھی، اٹھی ہے ابھی، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا جو شعر میرے پاس ہے، دوسرا مصرع جو میرے پاس ہے، دوسری مثال، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، اس میں بھی بہت آسان قافیہ ہے، ملا، کھلا، دعا، ادا، خدا وغیرہ، اور ردیف ہے چاہتا ہوں۔ تو اس پر آپ یا اسی طرح کی کوئی اور غزل لیں آپ اور اسی پر لکھیں، جیسے تو نہیں تو زندگی میں اور کیا رہ جائے گا، اور بھی بہت سارے غزلیں ہیں جو بہت مقبول ہیں۔ تو اگر آپ ان غزلوں کے کسی مصرے کو تضمین بنا کر آپ غزل کہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ آسان ہوگا، اور چونکہ آپ کے سامنے ایک نمونہ ہوگا جس کو دیکھ کر آپ اپنی غزل کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور کہیں کمی ہو تو اس کمی کو بھی دور کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ہم ملیں گے پھر اگلی ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔